नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज आपको एक गुड न्यूज़ देंगे, एक अच्छी खबर देंगे। ये अच्छी खबर तो है सरकार के लिए, लेकिन इसका बाज़ार को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो हिसाब किताब में आज हम समझेंगे कि रिज़र्व बैंक ने जो भारत सरकार को 2,70,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया है, उससे बाज़ार को क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा है और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्रवार को रिज़र्व बैंक ने डिविडेंड का ऐलान किया, भारत सरकार को 2,70,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो भारत सरकार का जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, उसमें अनुमान ये था कि सरकार को 2,56,000 करोड़ रुपया डिविडेंड मिलेगा रिज़र्व बैंक से और पीएसयू से। तो अकेले रिज़र्व बैंक से ही करीब 2,70,000 करोड़ रुपया लाख करोड़ रुपया उसको मिल चुका है। तो ये चूंकि ज़्यादा पैसा सरकार को मिल गया है, तो ये माना जा रहा है कि इससे सरकार का घाटा कम होगा। सरकार का घाटा कम होगा या कम से कम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि खास करके भारत और पाकिस्तान को जो तनाव हुआ था, उसके मद्देनज़र ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सरकार का घाटा बढ़ेगा। और सरकार का घाटा बढ़ेगा तो सरकार को बाज़ार से और कर्ज उठाना पड़ेगा, और कर्ज उठाएगी तो ब्याज दरें कम नहीं होंगी। लेकिन अब ये जो डिविडेंड दिया गया है, उसके बाद में ये उम्मीद की जा रही है कि रेट कट अगले महीने हो जाएगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रिज़र्व बैंक और भारत सरकार का रिश्ता क्या है। देखिए, भारत सरकार 100% मालिक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, लेकिन बावजूद इसके रिज़र्व बैंक के पास आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ऑटोनॉमी मिली है, मतलब वो स्वायत्त है। लेकिन जब उसको मुनाफा होता है तो वो मुनाफा का एक जो कंटिजेंसी, मतलब कभी इमरजेंसी के लिए जो फंड रखना होता है, उसके अलावा बाकी जो पैसा होता है वो भारत सरकार को ट्रांसफ़र कर देता है। और यही रकम इस बार 2,70,000 करोड़ रुपया बनी है। तो आप पूछेंगे कि भाई आरबीआई मुनाफा कैसे बनाता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आरबीआई का काम जो है मुनाफा बनाना नहीं है। रिज़र्व बैंक को जो मैंडेट मिला है भारत सरकार की तरफ से, संसद की तरफ से, वो मुख्य रूप से ये मिला हुआ है कि उसका काम दो तरह से है कि इकोनॉमी को स्टेबल रखना। मतलब स्टेबल दो तरह से रखना, एक कि इकोनॉमी की ग्रोथ होती रहे, जीडीपी ग्रोथ होती रहे, ताकि लोगों की आमदनी बढ़ती रहे, कंपनियों की आमदनी बढ़ती रहे, और दूसरा महंगाई ना बढ़े, क्योंकि कई बार ग्रोथ जब होती है तो महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई से जनता परेशान ना हो और ग्रोथ होती रहे। ये आरबीआई का मुख्य काम है, इकोनॉमी को स्टेबल रखना। इसीलिए इसके लिए वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको वो हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहते हैं। जब इकोनॉमी ग्रोथ घटती है तो वो इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं, और जब महंगाई बढ़ती है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि महंगाई काबू में आ सके। लेकिन ये जब इकोनॉमी को स्टेबल करने का जो काम मिला है आरबीआई को स्टेबल रखने का, उसके बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, या उसके करने के साथ साथ रिज़र्व बैंक को मुनाफा भी हो जाता है। तो मुनाफा यूँ होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार, यानी जो डॉलर मुख्य रूप से इसमें आप कह सकते हैं, वो रिज़र्व बैंक अपने पास रखता है, और वो ये देखता है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बढ़ी रहे, कहीं डॉलर का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ न जाए, कभी बहुत ज़्यादा गिर न जाए। तो आम तौर पे जब रुपया आपने देखा होगा बहुत गिर गया या डॉलर का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो रिज़र्व बैंक डॉलर बाज़ार में, खुले बाज़ार में बेच देता है। तो जब वो बेचता है तो उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि उसने जब पहले ख़रीदा था साल भर पहले, तो वो सस्ते में ख़रीदा होता है। तो ये एक मुख्य स्रोत है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है आरबीआई के मुनाफे का, कि जब वो बाज़ार में डॉलर बेचता है, जब डॉलर के मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, विदेशी मुद्रा बाज़ार में जब उतार चढ़ाव होता है, और जब वो बिकवाली करता है तो उसको फ़ायदा होता है। और यही फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकार को जो डिविडेंड में ट्रांसलेट भी होता है, उसका एक हिस्सा वहीं से आता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रिज़र्व बैंक को फ़ायदा तब होता है जब बाज़ार में, फाइनेंशियल मार्केट में, खास करके जो फॉरेक्स मार्केट में या ओवरऑल मार्केट में जब इंस्टेबिलिटी रहती है, तब उसको फ़ायदा ज़्यादा होता है, चाहे वो सोने का बाज़ार हो या बॉन्ड का बाज़ार हो। दूसरा जो काम इकोनॉमी को स्टेबल रखने के अलावा रिज़र्व बैंक के पास महत्वपूर्ण काम वो ये है कि वो सरकार की बैंक है। जैसे आपकी और हमारी भी कोई बैंक है, कोई स्टेट बैंक में खाता रखता है, कोई एचडीएफसी बैंक में खाता रखता है, वैसे ही भारत सरकार का एक समझ लीजिए कि खाता रिज़र्व बैंक में चलता है।
तो भारत सरकार को, आपको पता ही है कि उसकी आमदनी कम होती है और खर्चा ज़्यादा होता है, जिसको हम घाटा या फिस्कल डेफिसिट आसान भाषा में कहते हैं। तो ये जो डेफिसिट होता है उसको तो हर साल बांटना पड़ता है। तो सरकार बांटती कहाँ से? सरकार कर्ज लेती है बाज़ार से, और ये जो बॉन्ड कर्ज उठाने के लिए दी जाती है वो जारी करता है रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक को बाज़ार से, मतलब जो बैंक है या अन्य वित्तीय संस्थान जो है, वो सरकार के बॉन्ड खरीदते हैं 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, और वही वाले बॉन्ड से जो पैसे आते हैं वो सरकार को दे देता है। सरकार इस तरह से घाटा पूरा करता रहती है। तो यही बात हुई, जब इस बार ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं रिजर्व बैंक को, तो बाज़ार को ऐसा लगता है कि इस कारण बाज़ार जो है उसकी बोरोइंग सरकार की कम हो जाएगी, और जब सरकार की बोरोइंग कम हो जाएगी तो उसका मतलब ये कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए कर्ज लेने का मौका मिलेगा, कर्ज सस्ता होगा। और बात सिर्फ प्राइवेट कंपनियों की ही नहीं है, जो आपको भी जो ईएमआई मिलती है, जो आपका भी कर्ज की ब्याज दर है, वो भी घटने की संभावना है। और अगले महीने वापस रिजर्व बैंक की जो बैठक होने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि दोबारा से रेट कट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये गुड न्यूज़ जो है सिर्फ बाज़ार के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है कि सरकार को ज़्यादा पैसे मिल गए तो इससे रेट कट होगा, और रेट कट का फ़ायदा इकोनॉमी को होगा, कंपनियों को होगा, बाज़ार को होगा, और आपको भी हो सकता है। तो ये 2 काम हुए। तीसरा एक जो काम है रिजर्व बैंक का, वो है नोट छापना। तो सरकार के तरफ से, कह सकते हैं आप उसको आधिकारिक रूप से, सरकार की तरफ से जो नोट जारी होते हैं, वो नोट जो फाइनली जो जारी होते हैं वो रिजर्व बैंक करता है इस देश में। तो उसको छापने की कीमत तो कम होती है, लेकिन उसका दाम, मतलब उसकी जो कीमत है वो 100 रुपया होती है, लेकिन 100 रुपया उसको छापने की तो कीमत आती नहीं है। तो उसमें भी रिजर्व बैंक का प्रॉफिट बनता है। और इसके अलावा जो रिजर्व बैंक का प्रॉफिट बनता है, जैसे मैंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज की उतार चढ़ाव में जो वो बिकवाली करते हैं, सस्ते में खरीदा हुआ डॉलर बाद में महंगे में बेचते हैं, तो उसका फ़ायदा होता है। फिर रिजर्व बैंक जो है वो जो ट्रेजरी है, जैसे मान लीजिए अमेरिका का फेड रिजर्व है या और भी देशों के जो सेंट्रल बैंक, मतलब उनके जो बॉन्ड है वो भी खरीदता है, उससे भी उसको ब्याज मिलता है, तो वो भी उसकी एक आमदनी का ज़रिया है। फिर गोल्ड का, यानी सोने का भी भंडार जो है वो रखा हुआ है रिजर्व बैंक के पास, तो उससे भी रिजर्व बैंक को प्रॉफिट होता रहता है। और ये बात ध्यान देने की है, जब बाज़ार स्टेबल होते हैं, जो इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल मार्केट खास करके जब वो स्टेबल होते हैं, तब रिजर्व बैंक को उतना मुनाफा नहीं होता जितना कि इनस्टेबिलिटी में फ़ायदा होता है, जो कि हमने पिछले 2 वर्षों से देखा है। पिछले साल 2,10,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को, इस बार 2,70,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया है। तो चलते चलते एक और बात बता देता हूँ कि ये डिविडेंड जो होता है ये दिया किस आधार पर जाता है। तो 2018 में सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक भारत सरकार को ज़्यादा डिविडेंड दे, और रिजर्व बैंक इसलिए राज़ी नहीं था, क्योंकि रिजर्व बैंक का एक फॉर्मूला था कि वो एक इमरजेंसी फंड रखता है, जिसको आप CRB कह सकते हैं, कि कंटिंजेंसी रिस्क बफर। तो वो अपने पास एक बफर रखता था, और बाकी पैसा की कभी कोई आपदा आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, कोई ज़रूरत पड़े, तो ये एक फ़ंड रिजर्व बैंक हमेशा अपने पास रखता है अपने मुनाफे का, और बाकी वो दे देता था। लेकिन ये कितना होगा ये पहले तय नहीं था। इस पर सरकार और रिजर्व बैंक में 2018 में विवाद हुआ। तब रिजर्व बैंक के ही पूर्व गवर्नर विमल जालान के अध्यक्षता में कमेटी बनी, और उसने एक फार्मूला दिया था, और वो फार्मूला ये था कि आप जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, या जितना आपके बैलेंस शीट जिसको आप कहते हैं, उसका 5.5 से 6.5% तक रिजर्व बैंक का बोर्ड ये तय करता है कि 5.5 से 6.5% के बीच में जो भी उसको ठीक लगे उतना वो पैसा अपने लिए रख ले, बाकी वो भारत सरकार को दे दे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो जो सीमा है उसको बोर्ड ने, रिजर्व बैंक ने बदल दिया है, और वो अब कर दिया है 4.5 से 7.5% का, मतलब बैंड का दायरा बढ़ा दिया है। तो इस बार चूंकि सरकार, रिजर्व बैंक ने 7.5% पैसा अपने पास रखा है, इसलिए थोड़ा डिविडेंड भले ही बढ़ गया, लेकिन डिविडेंड अगर ये 5.5 से 6.5% होता तो शायद सरकार की कमाई और ज़्यादा होती। लेकिन रिजर्व बैंक ने विभिन्न कारणों से ये जो अब बैंड तय किया है वो है 4.5 से 7.5%, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 4.5 से 7.5% तक रिजर्व बैंक अपने पास रख लेगा इमरजेंसी के लिए, और बाकी वो सरकार को दे देगा। तो
अंत में मैं यही बात कहूँगा कि ये जो खबर अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि जब से भारत पाकिस्तान में जो तनाव हुआ था तो मूडीज़ ने और भी जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनका डर ये था कि इस तनाव के कारण हमारा डिफेंस बजट बढ़ेगा, हमको हथियार खरीदने पड़ेंगे, तो उससे सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है, घाटा बढ़ सकता है और घाटा बढ़ने का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम से कम घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, तो लेकिन तो इसलिए इंटरेस्ट रेट पर उसका असर पड़ता है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड डिविडेंड मिला है इसके बाद में बाज़ार की एक जो चिंता थी कि भाई घाटा बढ़ ना जाए, उल्टे अब ये आसार है कि इससे घाटा कम करने में मदद मिलेगी। तो इसलिए ये तुरंत से बाज़ार पर इसका अच्छा असर होगा या नहीं जानता मैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाज़ार शेयर बाज़ार के लिए भी अच्छी खबर है और आपकी और हमारे लिए भी अच्छी खबर है कि ईएमआई कम हो सकती है। आज के हिसाब किताब में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है इस विषय पर तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हमेशा की तरह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।